बुंदेली लोक संस्कृति में आपको पवन अग्रवाल जी के विषय में थोड़ा सा बता दूं। आपका जन्म 19 अक्टूबर 1967 को हुआ। आपका 28 वर्षों का शिक्षण का अनुभव है। बुंदेलखंड तथा अवध क्षेत्र के अलहैतों का यानी आल्हा गायन पर आपका तुलनात्मक अध्ययन है। आपने 36 पुस्तकें लिखी हैं, 16 आलेख, रेडियो और दूरदर्शन पर आपकी 11 वार्ताएं प्रसारित हुई हैं। आपके साथ आपके निदेशन में अब तक 43 पीएचडी, 27 एमफिल हो चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आपने संयोजन और आयोजन किया है। आपने मॉरिशस, सिंगापुर, जोहानिसबर्ग की यात्राएं की हैं, शैक्षिक यात्राएं। प्रोफेसर पवन अग्रवाल जी का लंबा प्रशासनिक अनुभव है और आज आप बुंदेली लोक संस्कृति पर अपने विचार रख रहे हैं। धन्यवाद चौबे जी। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत महात्मा गांधी बालिका विद्यालय पीजी कॉलेज फिरोजाबाद की राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आयोजित इस पावस महोत्सव की मुख्य अतिथि गोवा की पूर्व राज्यपाल महामहिम मृदुला सिन्हा जी, गांधी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर निर्मला यादव जी, मेरे अग्रज भाई प्रोफेसर अंशु माली जी, राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती जी, राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक रामवीर सिंह चौहान जी, सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के आरओ अगर लवकुश द्विवेदी जी उपस्थित हैं वह, और आयोजन सचिव एबी चौबे जी जो बहुत ही अच्छा संचालन यहाँ पर कर रहे हैं, और संयोजिका मेरी शिष्या डॉक्टर संध्या द्विवेदी जी, एवं अन्य महाविद्यालय के संरक्षक मंडल, परिवार के गणमान्य पदाधिकारी, शिक्षक, और इस सत्र में मेरे साथ सम्मिलित आदरणीय विद्या बिंदु सिंह दीदी जी, मेरे मित्र प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी, मेरे मित्र प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, और मेरे क्लास फेलो डॉक्टर रविंद्र कात्यायन जी। मित्रों, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं ये बधाई देता हूं आपको कि आपने इस पावस महोत्सव का आयोजन किया, और मैं बधाई या मैं बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करता हूं डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी से कि जिन्होंने की इतनी अधिक संगीतमय प्रस्तुति के साथ इस पावन महोत्सव का उद्घाटन किया है, अपने आशीर्वचन प्रस्तुत किए हैं। मित्रों, मुझे बुंदेली लोक संस्कृति पर बोलने के लिए कहा गया है, और थोड़ा सा परिचय देने के बाद बुंदेलखंड का मैं आकर इस पर सीधे सीधे बात आपसे करता हूं। हम सबको मालूम है कि प्रत्येक अंचल की एक परंपरागत विरासत होती है जिसे हम उस अंचल की लोक संस्कृति कहते हैं। लोक जीवन के संस्कार, उसकी मान्यताएं, उसके लोकाचरण, लोक धर्म, लोक साहित्य, लोकगीत, संगीत, इन सब का समन्वित रूप ही जो है वह लोक संस्कृति। मित्रों, भारत का हृदय मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड अंचल है यह चिरकाल से जनमानस के आकर्षण का केंद्र रहा। इसकी एक लंबी पौराणिक ऐतिहासिक परंपरा रही है। यह वह भूमि है जहां पर चित्रकूट की जहां राम को विश्राम प्राप्त हुआ था। यह वह भूमि है ये समुद्र मंथन के बाद शिव ने कालकूट का पान किया था तो यहाँ कालिंजर में विश्राम किया था। यह वह भूमि है जहां पर की नरसिंह अवतार हुआ था, एरच में जो हिरण्यकश्यप की नगरी थी, शिशुपाल की चंदेरी, सांची के बौद्ध स्तूप, खजुराहो की मूर्तियां, वहां के मंदिर अपनी पौराणिकता और ऐतिहासिकता को हमारे बीच में लिए हुए हैं। ये सब भी कहीं ना कहीं एक संस्कृति विशेष को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि, वेद व्यास से लेकर जगनिक, केशव, मैथिली गुप्त और ईसुरु की कविताएं गूंजी हैं। यहाँ चंदेलों, बनाफरों, बुंदेलों, मराठों की तलवारों की गूंज या धार यहाँ चमकी है।
तानसेन के राग हों, मृगनयनी का कला कौशल हो, प्रवीण राय की घुंघरुओं की रुंझुन हो, बिस्मिल्लाह खां की सहनाई हो, ये सब इसी अंचल की स्वर संगम है। मित्रों, अमरकंटक जैसा तीर्थ, जैन तीर्थ सोनागिरी, सूर्य मंदिर बालाजी अपना एक धार्मिक महिमा और महत्व यहाँ पर रखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भूभाग होने के कारण इसको बुंदेलखंड कहा जाता है। धसान, पार्वती, सिंध, बेतवा, चंबल, यमुना, केन, टोंस और जामनेर नामक 10 नदियों से यह भूमि अभिसिंचित है और इसीलिए इसका एक नाम जो है वह दशार्ण भी है। यहाँ के जन की जो जुझारू प्रवृत्ति है, जो हर संकट में, हर संघर्ष में अपनी जिजीविषा के द्वारा जीतना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, और इस महामारी के युग में जिस जिजीविषा की हमें आवश्यकता है वह कूट कूट कर इस अंचल में भरी हुई है। और शायद उनकी यह जूझने की जुझारू शक्ति के कारण ही इस अंचल का एक नाम जैजाभुक्ति भी प्रचलित रहा है। ये बुंदेलखंड जो नाम आया है, ये गहरवार वंशी, तो हम जानते हैं कि चंदेल, गहरवार, ये एक समय था इन लोगों का, चौहानों का एक सत्ता थी 11वीं शताब्दी में। और यहाँ के जो गहरवार वंशी हेमकर्ण पंचम थे, उन्होंने अपना नाम बुंदेला रखा था। और उसके बाद से इनकी पीढ़ियों द्वारा जिस राज्य का संचालन किया गया उस राज्य को बुंदेला कहा गया और वह राज्य जो है बुंदेलखंड कहलाया। आज हम उसी अंचल की बात कर रहे हैं। महाराजा छत्रसाल के समकालीन एक छंद प्राप्त होता है जिसमें कि बुंदेलखंड की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। इत चंबल उत नर्मदा, इत उत चंबल उत नर्मदा, इत यमुना उत टोंस, और छत्र सारसो लरन की रही न काऊ हौस। यानी कि यह जो चंबल, नर्मदा, यमुना और टोंस का जो दबाव है, वहां पर वहां की जो शक्ति है, वहां की जो ऊर्जा है, वहां का जो वीर भाव है, उसके कारण कोई भी वहां पर लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वहां के लोगों में एक अदम्य साहस वहां पर दिखाई पड़ता है। अगर हम बुंदेली संस्कृति की बात करते हैं तो बुंदेली संस्कृति की विशेषता है कि जीवन मूल्यों की रक्षा। यहाँ के जीवन में लोकाचार विचार, संस्कार, लोक विश्वास, लोकोक्ति, कहावतें, वस्त्राभूषण, लोक देवता, मनौतियां, जंतर मंतर, टोने टोटके, लोक त्योहार, पनघट मरघट, ब्याह बरातें, खेल खलियान, ताल तलैया, पशु पक्षी, गायन वादन, अतिथि सत्कार और शिष्टाचार, ये यहाँ की संस्कृति में जो है रचे बसे हुए हैं। मित्रों, मैं पावस ऋतु पर आकर बात करूं उससे पहले मैं आपका ध्यान यहाँ के लोगों की वेशभूषा की, क्योंकि संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हम आदमी की, व्यक्ति की वेशभूषा से ही उस अंचल की पहचान एक अपनी बना लेते हैं। यहाँ के लोगों की वेशभूषाओं को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पुरुष हैं वह अपनी आधी बाहों वाली बंडी, जिसे वे फतुई कहते हैं, उसको पहना करते हैं। और साथ ही साथ कुछ संपन्न लोग जो होते हैं वह अंगोछा, मिर्जई, पांवों में एक विशेष प्रकार की जूतियां जिन्हें वे पनैया कहते हैं वह पहना करते हैं और बड़े सम्मान के साथ सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। और इस पगड़ी की आन के लिए वह किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। महिलाओं की अगर स्थिति देखें तो महिलाएं बुंदेली वेशभूषा में अगर देखें, जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा है, उसमें एक विशेष प्रकार का घाघरा पहनती है जिसे हम कहते हैं बांड। विशेष प्रकार का घाघरा है जिसे कहा जाता है बांड। और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उस पर सोने, चांदी आदि, जरी आदि की जो है कढ़ाई भी हो जाती है। और ग्रामीण स्थितियां अधिकांशता हिरमिजी मतलब होता है लाल रंग, और कांकरी माने कत्थई रंग की धोती कछौटा मारकर पहनती है। ये कछौटा मारना जो है एक तो मराठी शासन के प्रभाव के कारण है और ये यहाँ की स्त्री की कर्मठता की निशानी है।
जिन लोगों ने साकेत मैथिलीशरण गुप्त की रचना को पढ़ा होगा, और जब साकेत के अष्टम सर्ग में मैथिलीशरण गुप्त सीता के रूप का, जो वनवासी रूप का वर्णन करते हैं, तो वह बड़ी उसी बुंदेली संस्कृति का स्मरण करते हुए कहते हैं कि सीता माता थी आज नई धज धारे, अंचल कछौटा मारे, सीता माता थी आज नई धज धारे। तो सीता का जो एक कर्मण्य रूप है वह वहां पर हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्त्रियां जो है वह 3 खाप का रेशमी, 3 खाप माने 3 कलियां, स्त्रियां जानती होंगी, पुरुषों को हो सकता है इससे बहुत अधिक मतलब ना हो, कि 3 कली का लहंगा, रेशमी ओढ़नी या रंगीन पिछौरा जिसे हम लोग चुनरी कहते हैं, उसको वह पहना करती हैं। और कुंवारी लड़कियां जो है वह अपने कंधे पर कंदेला डालती हैं और विवाहिता आंचर डालती है। कंदेला यहाँ पर जो है हमारा पर्याय दुपट्टे से है। एक लोक कवि ने बुंदेली स्त्री की वेशभूषा का एक श्रृंगारिक वर्णन किया है, उसको देखने वाला है कि बिसरे ना घलन कंदेला की, दय झोंक जुबन अलबेला की, गोटादार हरीरी अंगिया, बेल कड़ी चौबेला की, आड़ी डरी भुजन के ऊपर, कोर बदाऊ सैला की, उड़ उड़ परत थमत ना थामे, पवन चले झकझोरा की, और गंगाधर के राह चली गई खजुराहो के मेला की। एक संस्कृति दिखाई पड़ रही है। इस गंगाधर व्यास जो वहां के फाककार हुए हैं उनका ये छंद है, जिसमें कि वहां की वेशभूषा और वहां के मेलों का एक वर्णन कि किस प्रकार से सज धज कर एक स्त्री जो है वह मेले के लिए प्रस्थान करती है। इसी प्रकार से यहाँ के भोजन भी अपने आप में एक विशेषता लिए हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर अगर विशेष भोजन लगभग 56 प्रकार के व्यंजन यहाँ मिलते हैं, लेकिन उनमें कुछ व्यंजन तो मिले जुले होते हैं, लेकिन कुछ विशेष व्यंजन भी हैं। यहाँ पर मैदा से एक रोटी बनाई जाती, कहते हैं कि माड़े, यहाँ पर माड़े बनाए जाते हैं जो कि घी और शक्कर के साथ दवल यानी चना की दाल के साथ खाए जाते हैं, और देसी मात्रा का जो बहुत प्रयोग होता है। यहाँ पर गेहूं के आटे के फरा चलते हैं। बिड़ई, जिसे कि आगरा आदि में आप जानते हैं, आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत हो रहा है, और मैं पश्चिम का मैं भी रहने वाला हूँ, तो वहां पर आप देखते हैं कि फिरोजाबाद आदि सब में बिड़ई का बड़ा हमें लगता है कि सर के यहाँ नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जी संध्या सर जी, ऐसा लगता ही है, लग रहा है। हाँ हमें लगता है बुंदेलखंड का सर उनका बहुत हम अच्छा एक जी उद्बोधन हमें सुनने को मिल रहा है, रिसर्च पेपर। और यहाँ मैं एक चीज चलती है जोड़ तो दूं कि बड़ा दाल हाँ, पवन सर जुड़ गए हैं। विशेष महत्व है यहाँ पर। और उसकी विशेषता ये है कि इनमें जो विभिन्न व्यंजनों में समस्त भाजी, खुटवा, निनुआ, कुल्फा, पालक की जो भजिया होती है वह बनाई जाती है, उससे कड़ी बनाई जाती है। इसी प्रकार से छूना है, मीरा है, बड़ी है, ज्वार बाजरा है, डुगरी है, तिलका है, ये दनौरी है, सतुआ है, यानी ये ऐसी चीजें हैं जो यहाँ के भोजन के विशेष अंग दिखाई पड़ते हैं, और लोग बड़े चाव के साथ इनको जो है वह स्वीकार किया करते हैं। मित्रों, मैंने कहा कि ये पावस महोत्सव है, और अगर हम पावस महोत्सव की बात करते हैं तो पावस ऋतु के अंतर्गत 3 विशेष हिंदी माह हमारे बीच में आते हैं, एक सावन, एक भादौ और एक आश्विन। इस समय लगभग हम भादौ माह की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं, और अगर बुंदेलखंड में आप इस पावस ऋतु को देखें तो इस पावस ऋतु में यहाँ पे त्योहारों की एक लंबी फेरिश हमको दिखाई पड़ती है। त्योहार और मेला बुंदेली संस्कृति के एक विशेष अंग बन गए हैं। जैसे कि अगर सावन की बात करें तो सावन तीज, नाग पंचमी, सावन शुक्ला नवमी, गुजरियों का मेला और रक्षाबंधन, ये सावन के विशेष त्योहार हैं। यहाँ पर भादों में जन्माष्टमी, बलभद्र जयंती, संतान सप्तमी,
अनंत चतुर्दशी, जल विहार, हरितालिका, गणेश उत्सव, ऋषि पंचमी, ये भादों के त्योहार हैं। और आश्विन जो होता है उसमें मामूलिया, स्वटा, दशहरा, महालक्ष्मी, यानी कि दशहरे तक मोटे मोटे देखा जाए तो यह पावस ऋतु हमारी निरंतर चलती रहती है। मित्रों, अगर हम इस पावस ऋतु की बात करें, अभी चर्चा हमारे बीच में हो रही थी कि पावस ऋतु में एक विशेष प्रकार की विरहिणी हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन आप बुंदेलखंड की संस्कृति में देखिए, वो विरह एक मनुष्य का सहज और स्वाभाविक गुण है, और पूरा साहित्य, हमारा लोक अंचल जो है वह उस विरह से पटा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा उससे हटकर जो बुंदेलखंड की एक गौरवपूर्ण संस्कृति है, जहां पर कि बुंदेली स्त्री का सत है, पारिवारिक प्रेम है, परिवार की चिंता है, वह दिखाई पड़ती है। जैसे कि आप एक देखें, एक गीत का हल्का सा बोल है, गाड़ी वारे मसक दे बैल, अबे पुरवैया के बादल ऊन आए। वर्षा आ गई है, पुरवाई चलने पर बादल छा गए हैं। बुंदेली वाला समझती है कि वर्षा जरूर होगी, वह मेले के लिए जा रही है, और जब मेले के लिए जा रही है गाड़ी वाले से कहती है, ए गाड़ीवान जल्दी जल्दी गाड़ी चला। और गाड़ी के लिए क्या कहती है, गाड़ी वारे मसक दे बैल, अबे पुरवैया के बादल ऊन आए। लेकिन परिणाम क्या होता है, अक्तम बदरिया ऊनई रसिया परिछम बरस गए में। सामने से तो बदली आती है, लेकिन मेघ क्या होता है, वह पीछे से बदल जाता है। और आप अवलंब देखें, बदरिया ऊनई रसिया अब गलू बरस गए मेघ। चाहे बाहरी स्थिति हो या आंतरिक स्थिति हो, दोनों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यानी कि बाहर और भीतर की जो मन स्थिति होती है वह किसी की बाट नहीं जोती। बादल आगे दिखाई पड़ते हैं और बादल बरस पीछे जाते हैं। जो हमारी जो स्त्री है, हमारी जो महिलाएं हैं, वह भी जो जा रही हैं, उन्होंने जो है घूंघट अपना डाल रखा है, घूंघट में छुपी हुई हैं, लेकिन उनके कपोलों पर वह मेला देखने जा रही हैं, फिर भी कहीं प्रिय की याद आ जाती है, स्मृति आ जाती है, और या कहें कि उल्लास आ जाता है वहां पर मेले जाने का, तो उनके कपोलों पर आंसू गिरने लगते हैं। ऐसे ही देखें कि एक गीत और दिखाई पड़ता है, मैं बड़ी क्षण क्षण में बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं समय की सीमा है, कि माई के रोए नदिया बहत है और बाबुल के रोए बेला ताल। और इसके बाद भाई और भौजी की चर्चा भी होती है। और आप देखें केवल रोदन की एक वृत्ति से पूरे परिवार के बीच में जो संबंधों में घनिष्ठता है वह हमारे सामने दिग्दर्शित हो जाती है। ये बुंदेली संस्कृति है। माँ बाप, भाई बहन सब इस कदर से उस परिवार में जकड़े हुए हैं कि अगर लड़की विदा हो रही है तो लड़की के विदा के समय थोड़ा बहुत माँ नहीं रो रही है, माई के रोए से नदियां बहत है और बाबुल के रोए बेला ताल। पिता के भी आंसू निकल आते हैं, उनसे पूरा पूरा बेला ताल जो लंबा चौड़ा है वह भर जाता है, और भाभी की भी छाती फटने लगती है, भैया जो है वह हुकारा भरने लगता है। तो यह बुंदेली संस्कृति के सावन के ये गीत हमारे सामने आते हैं। वहीं प्रकृति की एक अद्भुत छटा भी यहाँ पर छाई हुई है। प्रकृति के प्रति एक विशेष लगाव इन बुंदेलखंडियों का दिखाई पड़ता है। धरती माता तेने काजर कहे सैंदरन भर लई मांग, यानी धरती माता ने जो काले काले बादल दिखाई पड़ रहे हैं सावन के ऋतु में, उससे अपनी आंखों में प्रकृति रूपी नायिका ने काजल लगा रखा है, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके बीच में जो बादलों में लालिमा छाई हुई है, एक अद्भुत सौंदर्य है। उस लालिमा उस बादलों के बीच में ऐसे दिखाई पड़ती है जैसे कि पृथ्वी माताएं अपनी मांग भर रखी हो। तो यह एक प्रकृति चित्रण, एक हमारे सामने जो मानवीकरण है प्रकृति का, वह दिखाई पड़ता है। और एक और देखें, जो बुंदेलखंड की एक अपनी निजी विशेषता है, जहां पर कि वह जुझारू व्यक्तित्व को लेकर उपस्थित होता है। पति युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, वर्षा होने लगती है, लोग कहते हैं पति को वापस बुला लो, लेकिन पत्नी क्या कहती है, तुम मोरे रैया, रैया माने राजा, तुम मेरे रैया रन के जुझारू, तुम तो रन में जूझने वाले हो,
सोम फेरे ना घोड़ी की बाग हो, तुम घोड़ी की बाग नहीं फेरोगे, यानी कि अपनी कर्तव्य परायणता के लिए मुंह ना मोड़ना, यह बुंदेली संस्कृति की एक अपनी निजी विशेषता दिखाई पड़ती है। मित्रों, सावन के महीने में अभी आपका एक शीर्षक भी है, झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पैरी, बड़ा परिचित गीत है आपका। यहाँ पर श्रावण मास में झूले के गीत गाए जाते हैं, लेकिन उन झूले के गीतों में एक उल्लास भी है। वहीं मैं एक अलग गीत की चर्चा करना चाहता हूँ, जिसमें कि बुंदेली स्त्री का सत्य के प्रति कितना आग्रह है, परिवार के प्रति कितना प्रेम है, अपने परिवार की कितनी चिंता है। जो लोग लोक साहित्य से जुड़े हुए हैं वह जानते होंगे कि एक कथा गीत मिलता है मथुरावली के नाम से, तो बुंदेलखंड में झूले के गीत में गाया जाता है। और इसमें गीत का सारांश ये है कि पिता का भाई, यानी बड़ा भाई है पिता का, यानी काका जिसे कहते हैं, वह किसी बात पर नाराज हो गए हैं और वह मुगल को आमंत्रित कर देते हैं। और मुगल जब आक्रमण करता है तो मथुरावली को बंदी बना लेता है, और यहीं से यह गीत प्रारंभ होता है। सगो कका वैरी भव, सगा चाचा काका जो वैरी होता है, ले आओ तो रखिया चढ़ाए बंदी परी है। मुगल के से मुगल आ गया है और परिणाम यह है मथुरावली बंदी होती है। और मथुरावली चील के माध्यम से अपने के पास है अपने साहित्य में, जहां पर कि हम कभी कबूतर के माध्यम से, भौरे के माध्यम से, कौवे के माध्यम संदेश भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर मथुरावली को ऊपर उड़ती हुई चील दिखाई पड़ रही है, चील के माध्यम संदेश भेजती है। इसके पास भेजती है, अपने के पास नहीं भेजती, अपने पिता के पास संदेश नहीं भेजती। वह कहां संदेश भेजती है? वह भेजती है ससुर के पास संदेश भेजती है, यानी कि जिस परिवार से उसका सीधा लगाव है, यानी कि ससुर सास ससुर पर उसको अपना पूरा विश्वास है, वह अपने पिता को तंग करना नहीं चाहती, वह ससुर के पास संदेश भेजती है। और उसके बाद ससुर आते हैं, वह मुगल्स को मथुरावली से को मुक्त करने के लिए ससुर मिलाओ ले चले हथिया हजार हाथी लेकर उपस्थित होते हैं। ले रे मुगल जे हथिया बहु तो छोड़ो मथुरावली, लेकिन तैयार नहीं होता है मुगल। जेठ जाते हैं, देवर जाते हैं, लेकिन मुगल तैयार नहीं होता। पति जाता है, वह अपने साथ में 100 मतलब यानी 100 नर्तकियां लेकर जाता है कि इसके बदले मेरी पत्नी जो है मुझको वापस कर दो, लेकिन बात नहीं बनती है। तब गुस्से में आकर जब भाई को मालूम पड़ता है तो भाई जो है वहां पर शिविर पर मुगल के चढ़ाई कर देता है। और जब मथुरावली को मालूम पड़ता है कि मुगल पर चढ़ाई कर दिया भाई ने, तो वह सोचती है कि व्यर्थ का रक्तपात ना हो, क्योंकि उसे डर है कि मालूम नहीं कि इसमें परिणाम क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अपने भाई से कहती है, भाई आप चले जाओ, लेकिन आश्वस्त करती है कि भाई मैं पगड़ी की लाज रखूंगी। बीरन मिलाओ ले चले तेगा हजार सैनिक लेकर जो चल दिया बीरा। और बंदी परी है मथुरावली कहती है, जाओ बीरन घर आपने, हे वीर हे भाई आप अपने घर चले जाओ, राखूंगी पगड़ी की लाज बंदी परी मथुरावली। मुगल उसे मुगलानी बनाने की समझाता है। वह शांतिपूर्ण मुगल से पानी मांगती है, और जब वह मुगल भिश्ती से पानी मंगाता है तो कहती है, नहीं भिश्ती के हाथ का नहीं, मैं आपके हाथ का पानी पीऊंगी। और उस समय मथुरावली जब मुगल पानी लेने जाता है अपने शिविर में आग लगा लेती है, और जो ढोलिया है उससे कहती है कि इसका प्रचार करो, और उसके लिए वह अपने नाक का आभूषण उस ढोलिया को देती है। और फिर देखते हैं कि मथुरावली खड़ी खड़ी जलती रहती है, यानी जल जाती है उस शिविर में, यानी कि अपने सत्य की रक्षा के लिए एक हिंदू रमणी वहां अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है। यह बुंदेली संस्कृति है जो कि पगड़ी की लाज बचाने के लिए निरंतर प्रयास करती है कि अंग लकड़ी रोया चले बांके बलमा बेहस चले राजा वीर। पति रोने लगता है उसके जलने को देख के, लेकिन भाई जो है हंसता है। क्यों हंस रहा है? राखी बहना पगड़ी की लाज,
तुमने पगड़ी की लाज बचा ली, तो यह अपने सत्य के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति ये जो बोध दिखाई पड़ता है, ये बुंदेलखंड की एक अपनी निजी विशेषता हम लोगों को दिखाई पड़ती है। इसी तरह से यहाँ पर गुजरियों का मेला चलता है। पवन सर, आपसे निवेदन, कार्यक्रम 5 बजे तक है, तो थोड़ा आप कंक्लूड कर लें सर प्लीज। तो मित्रों, कंक्लूड में इतना ही हो सकता है कि चाहे गुजरियों के मेले में और कुछ लोगों के माइक खुले हुए हैं, ये लोग कृपया माइक अनम्यूट कर लें। राजेश सिंह जी का माइक खुला हुआ है, कृष्णा त्रिपाठी जी का माइक खुला हुआ है, और प्रोफेसर सरला जी का भी माइक खुला है। मेरा निवेदन कि आप लोग माइक बंद कर लें ताकि हम पवन सर को सुन सकें। सर प्लीज कंक्लूड। इसी तरह रक्षाबंधन के गीत भी गाए जाते हैं, जिन गीतों के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के भाई से अपेक्षा की जाती है कि एक दिन बचा है, भाई आए और आकर जो है अपनी बहन के लिए वह चुनरी लेकर आए, वह उसको लिए जो है घाघरा लेकर आए, तो इन गीतों में टिकुली लेकर आए, तो जो साज श्रृंगार जो बुंदेलखंड का है वह इन गीतों में हमको दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से मैं एक चर्चा आपसे करना चाहूंगा जो बहुत आवश्यक मुझको प्रतीत होती है कि यहाँ पर मामूलिया, यहाँ पर जो है भादों के समय के साथ साथ जब हमारा आश्विन का समय आता है, वहां पर दो गीत की चर्चा अवश्य करूंगा, एक मामूलिया और एक सुअटा। दो की चर्चा करने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है आपके सामने, क्योंकि जो मामूलिया है और या सुअटा है, इन गीतों की एक अपनी निजी विशेषता रही है। मामूलिया जो त्योहार है, इसके अंतर्गत लड़की जो है वह क्या करती है कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, ये आश्विन के कृष्ण पक्ष से लेकर एक त्योहार मनाती हैं, और इसमें अविवाहित लड़कियां बेर की डाली को पुष्पों से सजा देती हैं और जाकर पास पड़ोसियों से कहती हैं कि विदा होने वाली है नई नवेली दुल्हन की, जो घर पर आई हुई थी सावन में, उसको लेने वाले आ गए हैं, तो वह गीत गाती हैं। अब यहाँ प्रश्न यह है कि बेर के पेड़ को ही क्यों सजाती है, और पेड़ों को भी सजा सकती थी, लेकिन उसके पीछे क्या है, कहावत चलती है बुंदेलखंड के अंतर्गत कि समय कचरिया कुसमय बेर, कि अगर खेती उत्तम है तो कचरी खाने को मिलेगी, अगर समय खराब है तो बेर से भी काम चलाया जा सकता है। क्योंकि बेर के फायदे हैं। वहां पर बुंदेलखंड में क्या होता है कि बेर को सुखाकर उसको पीस लेते हैं और उसका आटा बना लेते हैं, उसको मिलाकर, इसे कहते हैं मिर्चन कहते हैं, उसको पानी में मिलाकर घोलकर पीते हैं, जिससे कि पित्त आदि बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में यही बेर उबाल कर खाए जाते हैं, उससे उसमें ठंडक आती है। और इसी प्रकार जो कच्चे बेर होते हैं, ये हमारी जो कुक्कुट खांसी है, जो कुक्कुर खांसी कहते हैं, उसको दूर करते हैं। तो ये चीजें हमारे सामने कहीं आती हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे सोटा की। सोटा एक त्योहार है बुंदेलखंड का, और सोटा की विशेषता मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह भी अश्विन माह में मनाया जाता है, और पड़वा से लेकर अश्विन शुक्ल की प्रतिपदा से लेकर यह प्रारंभ होता है, और इसमें गौरी की स्तुति की जाती है। और गौरी की स्तुति करते समय जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, वे मिट्टी की विभिन्न मूर्तियां बनाती हैं, शंकर की मूर्ति बनाती हैं, गौरी की मूर्ति बनाती हैं, अपनी छोटी छोटी पुतले बनाते हैं और उनके सम्मुख चौक पूड़ती हैं और पकवान आदि चढ़ाती हैं। तो आप देखें, खेल खेल में, सोटा जैसे खेल में वह चित्रकला सीख जाती हैं, सिलाई बुनाई, कपड़े जब बनाते हैं अपने पुतलियों के या गौरा देवी के, सिलाई कढ़ाई सीख जाती हैं। जब उन पर चढ़ाने के लिए भोजन बनाती हैं तो विभिन्न प्रकार की पूड़ियां, सब्जी, खीर ये बनाना सीख जाती हैं, क्योंकि खेल खेल में वह चीजें वहां पर सीख जाती हैं। और अंतिम बात मैं करूंगा कि सावन के महीने की बात हो और मैं बात कर रहा हूं, और एक कहावत आपने सुनी होगी, भरी दोपहरी सरवन गाइए और सोरठ गाइए आधी रात, और आला पवाड़ा बादिन गाइए जादिन झड़ी लगे बरसात। यानी कि आला जो कि बरसात के ऋतु का गीत है, और इस आला में बुंदेलखंड की संस्कृति कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ पर कि यह दिखाया गया है कि युद्धों में जो है, विवाह के लिए युद्ध हुआ करते थे, युद्धों में तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ करता था, तो विवाह के लिए युद्ध होना यह एक वहां की बुंदेलखंड की संस्कृति बन गई है। युद्धों में तंत्र मंत्र का प्रयोग वहां युद्धों में हो रहा है, लेकिन आम जनजीवन में भी विभिन्न प्रकार के गोटे, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की स्तुतियां, लोक देवता दिखाई पड़ते हैं जो तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं। मैं उदाहरण देकर बात नहीं कर रहा हूं आपसे। युद्ध के कुछ नैतिक नियम भी होते थे। हाहा खाते को ना मारे, ना तिरिया पर डारे हाथ, और बालक बूढ़े को ना मारे, ना भागे के परे पिछा। ये नियम है युद्ध के। ये एक आदर्श संस्कृति यहाँ पर दिखाई पड़ती है।
इसी प्रकार से हमारे यहाँ आप देखते हैं वर्तमान में बहुत सी ऐसी महिलाओं के साथ शर्मनाक घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन बुंदेलखंड की एक संस्कृति रही है कि राजा होने के बाद भी उनकी संस्कृति क्या रही है कि अनैतिक संबंधों का पूर्णता निषेध रहा है। कुआरे भोजन जो हम जीवे, कुआरे धरे सेज पे पांव, हाथ जो डारे हम तिरियन पे, तो सब छत्ती धर्म जाए नसाए। तो धर्म के नाश को उन्होंने इस अनैतिकता से जोड़ रखा है, लेकिन त्याग, बलिदान, कार्य की प्रेरणा बुंदेलखंड की संस्कृति में रची बसी पड़ी हुई है कि रण के समूह से जो भगियो, बुढ़िए सात साखी को नाम, कि 7 पीढ़ियों का नाम डूब जाएगा, और जो मर जाइए खटिया पर के को न लीजिए संसार में नाम। तो यहाँ पर कर्म की प्रेरणा देना, अपने नैतिक नियमों को पालना, अपने सत्य की रक्षा करना, अपने अस्तित्व की रक्षा करना, ये बुंदेलखंड की एक जुझारू संस्कृति रही है। मुझे आप लोगों ने जितना समय दिया उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं, और अगर मैंने कुछ समय आपसे अधिक चुरा लिया है तो उसके लिए बड़ा क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद अर्पित करता हूं।